हेलो फ्रेंड्स। चलिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो आपके लिए बिल्कुल नया है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट ग्रुप टू यानी सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रुप टू पेपर नंबर 9 में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इसलिए पहले तो यही समझना होगा कि इस सब्जेक्ट में हमें सीखना क्या है। जो सिलेबस आपने हमारा ये ओएमएसएम का परचेज किया है, इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, यानी सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, जिससे कि आपको इस पूरे सिलेबस की 100% नॉलेज इजीएस्ट फॉर्मेट में मिल सके। इंस्टीट्यूट के अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो आपको सिलेबस का कंटेंट बताता है वो बताता है स्टडी नोट वाइज। अच्छा, स्टडी नोट में कोई कॉन्सेप्ट किसी स्टडी नोट में मिलेगा, कोई कॉन्सेप्ट किसी स्टडी नोट में मिलेगा। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस भी अनअरेंज्ड फॉर्मेट में, कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टडी नोट में उठाकर डाल रखा है इंस्टीट्यूट ने, तो उसे हमने यहाँ पर प्रॉपर अरेंज किया है। उस सिलेबस को अपने टॉपिक समझने के लिए जो होने चाहिए उन टॉपिक वाइज उसे डिवाइड किया है, जो कि अब हम यहाँ पर वो सिलेबस नोट करने वाले हैं। चलो इस पेपर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यानी ये पेपर नंबर क्या है? पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 9 जिसे हम कह रहे हैं शॉर्ट में OMSM। OMSM की वेटेज, सर वेटेज मतलब ये तो हमें पहले ही पता है कि 100 मार्क्स का पेपर है। हाँ बिल्कुल सही, ये आपको पहले ही पता है 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन इसमें OMSM का कंटेंट क्या है ये देखिए। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट 60 मार्क्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स। ओल्ड सिलेबस यानी सिलेबस 2016 में ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वेटेज 70 एंड 30 की थी। अब इन्होंने इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 में, हम कौन से सिलेबस की बात कर रहे हैं? सिलेबस 2022। सिलेबस 2022 में ऑपरेशंस मैनेजमेंट की वेटेज को 70 से कम करके 60 मार्क्स पर ले आए हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वेटेज को 30 मार्क्स से बढ़ाकर 40 मार्क्स पर ले आए हैं। इस कंटेंट में हमें पढ़ना क्या है? ये है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। प्रैक्टिकल पोर्शन भी है इसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरी भी है। ये प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर भी हम इस थ्योरी को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले आप हमारी क्लास में कंप्लीट करेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जब ये 60 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। इतनी बात ध्यान रहेगी। सिलेबस में कंटेंट क्या है पहले मैं वो डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान देना। कंटेंट क्या है हमारा, पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। ऑपरेशंस
मैनेजमेंट। ध्यान से सुनते रहना। जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट है उसमें ये सिलेबस किस तरह से दे रखा है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन। इसकी वेटेज है आपके सिलेबस में 5 मार्क्स की। सेकंड नंबर पे ऑपरेशंस प्लानिंग, 5 मार्क्स की वेटेज है। नेक्स्ट डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, 5 मार्क्स। नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ध्यान से, ये स्टडी नोट की हेडिंग है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, लेकिन जब आप हमारी बुक में इस चैप्टर की बात करेंगे तो आपको ये टॉपिक वाइज डिवाइड होकर मिलेगा, यानी जिसमें असाइनमेंट अलग चैप्टर मिलेगा ये आपको, क्योंकि बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, सिम्युलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और बाकी जो इस स्टडी नोट का बचेगा फिर उसे हमने वही नाम लिखा है जो स्टडी नोट का नाम था, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये ध्यान रखिएगा, यानी आपको इस स्टडी नोट का कंटेंट, ये जो स्टडी नोट हमने यहां पर लिखा है, हमारी बुक में 5 चैप्टर में डिवाइड होकर मिलेगा इस तरह से। और इस स्टडी नोट की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, यानी 20 मार्क्स। कितनी वेटेज है? 20 मार्क्स की। चलो आगे लिखिए। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये चैप्टर हमारी बुक में आपको मिलेगा प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट चैप्टर के नाम से। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट चैप्टर के नाम से। वेटेज इसकी 5 मार्क्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये हमारी बुक में मिलेगा आपको किस नाम से? नेटवर्किंग के नाम से। नेटवर्किंग, इसकी वेटेज इंस्टीट्यूट ने दी है 15 मार्क्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट।
5 मार्क्स। एक बार करना जरा, टोटल कितना हो गया ये, देखो जरा। 5 + 5 + 5 + 20 + 5 + 5 हो गया 60 मार्क्स। ये वेटेज इंस्टीट्यूट ने हमारे इस सिलेबस की दे रखी है। और क्या बचा, ये तो 60 मार्क्स का सिलेबस है। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसे भी लिख लेते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फोर्टी मार्क्स का सिलेबस है। इसमें क्या है, ये देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप लिख रहे हैं ना मेरे साथ साथ में, लिखोगे तभी तो ध्यान रहेगा आपको बाद में पढ़ते समय। 10 मार्क्स, ये क्या है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। 10 मार्क्स। फॉर्मुलेशन एंड implementation of strategy, 10 marks. And last, digital strategy, 10 marks। इसका टोटल करें तो ये हमारा आ जाएगा 40 मार्क्स। ठीक है जी, ये हमारा सिलेबस है पूरा 100 मार्क्स का। ये सिलेबस मैंने कहा, ये सब्जेक्ट ही आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। जिस तरह हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सीक्वेंस, एक तरीका अलग होता है, उसी तरह इस सब्जेक्ट को पढ़ने का भी तरीका अलग होगा। अच्छा, अलग क्या होगा, यानी हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट करना है। अभी तो मैंने आपको स्टडी नोट वाइज आपको सिलेबस बताया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया साथ में कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी नोट है, उस स्टडी नोट के कंटेंट को हमने अपनी बुक में किन चैप्टर्स के नाम से डिवाइड किया है, वो मैंने आपको बताया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, ऑपरेशंस प्लानिंग आपको मिलेगा, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के नाम से इस स्टडी नोट को इन 5 चैप्टर में डिवाइड करके हमने लिखा है। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट हमारी बुक में मिलेगा आपको प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के नाम से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारी बुक में मिलेगा आपको नेटवर्किंग के नाम से। और इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट हमारी बुक में मिलेगा आपको, ये लिख लो, ये मिलेगा मेंटेनेंस मैनेजमेंट के नाम से, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब आपने ये सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है और कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं सीक्वेंस टू बी फॉलोड, सीक्वेंस टू बी फॉलोड। अब प्रॉब्लम है ना वीडियो लेक्चर्स के साथ, आपने हमारा ये लेक्चर ले लिया तो आपको तो पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस एक ही साथ मिल गया, लेकिन आप 100 मार्क्स का एक साथ कैसे करेंगे, आपको तो एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे असाइनमेंट, सेकंड नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड नंबर पर सिमुलेशन,
then linear programming, production planning and control, production planning and control. Next, networking, networking. Next, productivity management, maintenance management, operations planning, designing of operational system एंड कंट्रोल। सर इसमें आपने क्या नहीं लिखा? इंट्रोडक्शन तो लिखा ही नहीं है बेटे। इंट्रोडक्शन तो, ये इंट्रोडक्शन जो है ये तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है जो कि आज की क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हम बाय हैंड हर चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखते हुए चलेंगे हर कॉन्सेप्ट को। दूसरा, उससे भी अलग कुछ थ्योरी है तो आपको वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएगी, तो कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। पूरा 100% 100 मार्क्स का सिलेबस हम क्लास में कवर करके चलेंगे। ये मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखा है और ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना है इस तरह से। जब ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर बात आएगी, ये तो हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात की, फिर बात आएगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तो वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो स्टडी नोट वाइज मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है, क्योंकि जब तक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं होगी, तब तक फॉर्मुलेशन या और डिजिटल स्ट्रेटेजी की बात हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इनके लिए तो यही फॉलो करना है हमें सीक्वेंस, लेकिन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए हमें ये सीक्वेंस फॉलो करके चलना है। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो सीक्वेंस आपको मैं बता रहा हूं वो फॉलो करके चलना। देखो, जो चीज इजी है उसे इजी रहने देते हैं, क्यों पहले उसे टफ बनाएं? हम तो टफ को भी इजी बनाने की कोशिश में है कि हाँ आपको कुछ नया ना लगे या आप बड़े आसानी से इस सब्जेक्ट को कवर कर सकें। दूसरी बात, देखिए जितने भी चैप्टर हैं इन्हें आप चैप्टर की तरह मत समझिए। ये क्या है फिर? ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस की वो प्रॉब्लम्स जो अलग अलग एंटिटी को फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए वो हमें यहां पर सीखना है ऑपरेशंस मैनेजमेंट चैप्टर सिलेबस के नाम से। यानी आप ये कहें कि ये जो भी मैंने यहां पर सिलेबस लिखा है ये हर चैप्टर हर टॉपिक एक अलग टाइप की बिजनेस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखें, सबसे पहले क्या लिखा है हमने? असाइनमेंट। असाइनमेंट से मतलब क्या है? एक मैनेजमेंट के पास, एक कंपनी के पास, सोचो जरा, एक कंपनी के पास 4 जॉब हैं। 4 क्या है? जॉब जो उनके पास आई हैं, जो ऑर्डर उनके पास आए हैं, जो उन्हें कंप्लीट करके देने हैं अपने क्लाइंट को। अच्छा, ये 4 जॉब कंप्लीट कराने के लिए इस कंपनी के मैनेजमेंट के पास 4 ही वर्कर हैं। अब ये 4 जॉब हैं, ये 4 वर्कर हैं, हर एक जॉब हर एक वर्कर को असाइन करनी है, हर एक वर्कर से कंप्लीट करानी है, परफॉर्म करानी है। तो कौन सी जॉब किस वर्कर को असाइन की जाए जिससे कि कंपनी की लेबर कॉस्ट मिनिमाइज हो सके? मेरी बात समझ आ रही है? कंपनी क्या चाहेगी? उसकी कॉस्ट बढ़ जाए या कम हो जाए?
कॉस्ट कम हो जानी चाहिए। तो यहां पर असाइनमेंट की प्रॉब्लम है, उस जॉब को असाइन करने की प्रॉब्लम है। जैसे हम बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट को अपनी 4 रोड पर रिपेयर का काम कराना है, उसके सामने 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट किस रोड का रिपेयर वर्क किस कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करे जिससे कि गवर्नमेंट की ये काम कराने की टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। तो असाइनमेंट की जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, असाइनमेंट चैप्टर में सीखेंगे। बात समझ आती है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब क्या है? सोचो जरा, एक कंपनी अलग अलग डिफरेंट स्टेट में 3 फैक्ट्री लगाकर बैठी है, तीनों फैक्ट्री में सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इन प्रोडक्ट को बनाकर कंपनी बेचती है अलग अलग स्टेट में, उसने 5 शोरूम खोले हुए हैं। अच्छा, बनता है फैक्ट्री में, बिकेगा शोरूम में, तो फैक्ट्री से पहले शोरूम को ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। जब तक फैक्ट्री से बनकर शोरूम में जाएगा नहीं, बिकेगा कैसे? तो अब यहां पर सवाल यह है कि किस फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन करके किस शोरूम को ट्रांसपोर्ट की जाए जिससे कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को नाम ही ट्रांसपोर्टेशन दे दिया गया। कैसे किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यहां पर सीखेंगे कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, सिमुलेशन। आपको दिखाई दे रहा है, अलग तरह की प्रॉब्लम है, हर चैप्टर अलग तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। सिमुलेशन से मतलब क्या है? पास्ट डेटा के रिकॉर्ड के बेसिस पर फ्यूचर को सिमुलेट करना, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन बताना, यानी हम कैसे पास्ट डेटा से फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे सिमुलेशन चैप्टर के अंदर। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग सर ये क्या है? आपने इकोनॉमिक्स में 11th क्लास से पढ़ा होगा कि हर एंटिटी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनका यूटिलाइजेशन बहुत जगह किया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए कंपनी के पास एक तरह का मटेरियल है और वही मटेरियल कंपनी के 5 तरह के प्रोडक्ट बना सकता है, पांचों तरह के प्रोडक्ट में वही सेम मटेरियल यूज होता है और मटेरियल है लिमिटेड। तो अब इस मटेरियल से कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए और कौन सा नहीं, जिस प्रोडक्ट को बनाया जाए कितनी यूनिट्स बनाई जाएं और कितनी नहीं बनाई जाएं, जो कंपनी के लिए सबसे ऑप्टिमल प्रॉफिट अर्न करके दे, कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके दे, तो वो हम सीखेंगे यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ इक्वेशंस बनाते हुए। ठीक है, आगे क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट ने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के नाम से एक स्टडी नोट दे रखा है, जिसमें से हमने ये ऊपर 4 कॉन्सेप्ट अलग निकाल लिए और बाकी जो बैलेंस्ड बचा वो हमने यहां पर डाल दिया। यानी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे इस कॉन्सेप्ट के, वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर हम कवर करेंगे। नेटवर्किंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये क्या है? किसी भी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आया है तो उस प्रोजेक्ट को उसको एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं उस प्रोजेक्ट का नेटवर्क बनाना। वो नेटवर्क कैसे बनाया जाता है नेटवर्किंग चैप्टर में सीखेंगे। ये काम हमने एस्टिमेट किया कि सर जो प्रोजेक्ट आया है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा अगले 30 दिन में। हमारा क्लाइंट कहता है कि सर 30 दिन का टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 25 दिन हम आपको अलाउ कर सकते हैं प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। तो अब 30 दिन के काम को 25 दिन में कैसे किया जाए, इस ड्यूरेशन को क्रैश कैसे किया जाए, वो हम सीखेंगे नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर। यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग में कंप्लीट होगा। आगे है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी, एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो है इनपुट, जो प्रोडक्शन बनकर निकल रही है वो है आउटपुट। अब उस मटेरियल की उस प्रोडक्शन में क्या प्रोडक्टिविटी है?
लेबर जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी उस प्रोडक्शन में कितनी है, यानी प्रोडक्टिविटी कैसे कंप्यूट की जाती है वो हम सीखेंगे प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के अंदर। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, फैक्ट्री में मेंटेनेंस कराना। मान लीजिए फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें एक साथ काम करती हैं। अब आप सोचो जरा, अगर कोई एक मशीन खराब हो जाए, किसी चेन में प्रोडक्शन चलती है, उसमें उस चेन में से कोई एक मशीन खराब हो जाए तो बाकी मशीन हो सकता है वैसे ही बंद पड़ जाए, क्योंकि उस चेन में काम करती हैं। एक मशीन खराब हो जाएगी तो प्रोडक्शन प्रोसेस वैसे ही रुक जाएगा। तो अब उस खराब मशीन का मेंटेनेंस कराना है, तो क्या मशीन को खराब होने के बाद उसका मेंटेनेंस कराना चाहिए या खराब होने से पहले ही उसको मेंटेन करते हुए चलना चाहिए? सर, खराब होने से पहले कैसे मशीन ठीक करा सकते हैं? आप बताओ, आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, कार चलाते हैं, क्या ऐसा है कि आप उस बाइक की सर्विस खराब होने के बाद ही शॉप पर लेकर जाकर मैकेनिक से ठीक कराते हो? नहीं ना। हर 2 महीने या हर 1000-2000 किलोमीटर चल जाने के बाद आप ले जाते हो ना उसे मैकेनिक के पास कि भाई साहब इसकी सर्विस कर दो। वो सर्विस क्यों करा रहे हो आप? खराब तो नहीं हुई है वो सर्विस आप कराते ही इसलिए हो कि वो आपकी लॉन्ग टर्म तक चलती रहे और खराब ना हो, यानी खराब होने से रोकने के लिए ही आप उसको पहले से सर्विस कराकर चल रहे हो। जब खराब होने से पहले ही सर्विस कराई जाती है तो इसे हम नाम देते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और प्रिवेंटिव नाम से ही समझो, खराब होने से प्रिवेंट करने के लिए नाम दिया गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर बंद पड़ गई, खराब हो गई, तो उसे नाम दिया जाता है अब ठीक कराने को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। सर, खराब होने के बाद ठीक करा रहे हैं तो ये क्या है? ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हुआ। ये बात ध्यान रहेगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराएं या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कराएं, वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा मेंटेनेंस मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। और आप खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं, सर अगर खराब हो जाएगी तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी, जबकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंपनी कराएगी तो क्या वर्किंग डे वाले दिन कराएगी या छुट्टी वाले दिन कराएगी? जिस दिन वर्कर नहीं आएंगे, छुट्टी होगी फैक्ट्री की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो तभी करा लेंगे। आप भी अपनी बाइक की सर्विस, कार की सर्विस कब कराते हो? जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, यानी संडे वाले दिन। चलो आगे देखो, ऑपरेशंस प्लानिंग। इसमें तो हमें बहुत सारे तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। इसको तो मैं आपको शॉर्ट में बता ही नहीं सकता कि कितने सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग, फैसिलिटी लेआउट, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, ये क्या है? यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिजाइन की, यहां पर हम बात करेंगे डिजाइन थिंकिंग की, यहां पर हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ आएंगी। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं वो डिस्कस किया, किस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा वो डिस्कस किया। इसके बाद हम आएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर। उसका सीक्वेंस क्या रखना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो यही सीक्वेंस फॉलो करना है जिस सीक्वेंस में मैंने यहां पर सिलेबस आपको नोट डाउन करा दिया है। अच्छा, देखिए इस सिलेबस की एक खास बात है। वो खास बात क्या है? जैसे मैंने आपसे असाइनमेंट टॉपिक के अंदर कहा कि हम यहां पर सीखेंगे कि कौन सी जॉब किस वर्कर को असाइन करें, तो अब कैसे वो असाइनमेंट प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है मैं आपको लिखवाना स्टार्ट करूंगा। यानी कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि पहले ये स्टेप लगाना, इसके बाद ये स्टेप लगाना, इसके बाद स्टेप नंबर 3 लगाना, इसके बाद स्टेप नंबर 4 लगाना, और आपका असाइनमेंट हो जाएगा। आप यानी फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएंगे कि हाँ सर, ये जॉब इस वर्कर को असाइन कर दो, ये जॉब इसको असाइन कर दो, ये जॉब इसको असाइन कर दो, और ये जॉब इसको असाइन कर दो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन क्या चलेगा कि सर ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हैं, ये कहां से आए हैं? ये हमारा इंस्टीट्यूट बताता है। अच्छा, इंस्टीट्यूट बताता है मतलब सर ये स्टेप कैसे बनाए गए हैं? इसीलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूंगा कि इसे इसमें प्लस कर दो, इसे इसमें से माइनस कर दो जब स्टेप्स लिखवाऊंगा। तो जब मैं कहूंगा इसे इसमें से माइनस कर दो, आपका माइंड कहेगा कि सर प्लस क्यों नहीं कर रहे, माइनस क्यों कर रहे हो?
मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, माइनस क्यों कर रहे हो, या कुछ और क्यों नहीं कर रहे? जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है ना, वो क्वेश्चन ऑलरेडी ट्राई करके देखा जा चुका है। सर जो हम सोच रहे हैं वो ऑलरेडी ट्राई करके देख चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सर माइनस की जगह प्लस क्यों नहीं करते, तो वो सब स्टेप्स लगाकर देखे जा चुके हैं। यानी हर ऑप्शन को ट्राई करके देखने के बाद ही आज हम इस डिसीजन पर पहुंच पाए हैं कि हाँ माइनस कीजिए या इसे इसमें प्लस कीजिए, ये स्टेप लगाइए, तब आप अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल टैली में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर है टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए जाते हैं कि अगर रिसीट की एंट्री डालनी है तो F4 प्रेस करना, पेमेंट की एंट्री डालनी है तो F5 प्रेस करना, है ना। तो आप उस टैली में काम करना सीख जाते हैं। जब आप काम करना सीखते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर रिसीट की एंट्री डालनी है, F4 प्रेस करना है, F4 ही क्यों प्रेस करना है? अब ये तो जिन्होंने वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उनकी थिंकिंग है कि F4 से रिसीट की एंट्री, या आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो किसी और बटन को प्रेस करके रिसीट की एंट्री डालना चाहते हैं, कैसे करोगे? सेम उसी तरह यहां पर जो स्टेप्स आपको दिए गए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, वो स्टेप्स एज इट इज फॉलो करने से ही हम अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। आपका माइंड कहेगा कि सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं करते? तो ये जब स्टेप बनाए गए थे तो जो आपके माइंड में चल रहा है वो कुछ और करके भी देखा जा चुका है। आज जब 100% वो स्टेप्स पर हम पहुंच चुके हैं कि हाँ ये स्टेप्स फॉलो करके फाइनल सॉल्यूशन आ सकता है, वो स्टेप्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। उन स्टेप्स को कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम इस हर चैप्टर में सीखते हुए जाएंगे। ध्यान रहेगी ये बात। तो चलो आज की क्लास में सिर्फ हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने के लिए ही मिले थे। अब हम नेक्स्ट क्लास से डिटेल में ये सिलेबस अपना स्टार्ट करेंगे, और मैंने आपसे बताया अब आप नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कहां से? असाइनमेंट से, असाइनमेंट लेक्चर 1। हाँ जी, यहां तक बात समझ आ गई आपको? देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्टडी नोट वाइज इंस्टीट्यूट ने हर स्टडी नोट की जो वेटेज दी है आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली है, लेकिन आप इस वेटेज को इतनी इंपॉर्टेंस मत देना। सर ये क्या कह रहे हो आप, मतलब वेटेज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट कैसे गेम खेलता है वो बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक चैप्टर है, चैप्टर ये है चैप्टर 1 और इधर है चैप्टर 2। इंस्टीट्यूट ने वेटेज दे रखी है इसकी 10 मार्क्स की और इसकी 5 मार्क्स की। अब इंस्टीट्यूट चाहता है क्या कि इंस्टीट्यूट इसी चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे। जब वेटेज ही 5 मार्क्स की दे रखी है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अब पूछेगा कैसे? तो इंस्टीट्यूट पता है क्या करेगा? क्वेश्चन इसी चैप्टर का 10 मार्क्स का पूछ लेगा और इसी क्वेश्चन में इस चैप्टर की एक रिक्वायरमेंट ऐड कर देगा। अब पता लगाते रहो कि चैप्टर, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है या इस चैप्टर का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस चैप्टर की वेटेज 5 मार्क्स दे रखी है, अगर इंस्टीट्यूट उस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना चाहे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें एक रिक्वायरमेंट चैप्टर 1 की यहां पर ही डाल देगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप इस चैप्टर का कहोगे या इस चैप्टर का? इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, 100 मार्क्स का पेपर है ये गारंटी मानकर चलो। 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर 100 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन जो वेटेज इंस्टीट्यूट देकर चल रहा है उसे आप बिल्कुल सीरियसली मत ले लेना। आप क्लेम नहीं कर सकते हो इंस्टीट्यूट को कि आपने वेटेज तो इस चैप्टर की इतनी दी थी और आपने किसी और चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए। इसीलिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगते हैं
उन्हें मैं पहले ही आपको उस सीक्वेंस में अपना सिलेबस कराने की बात कर रहा हूं। वो जो मैंने सीक्वेंस टू बी फॉलोड बताया है, जो सीक्वेंस आपने फॉलो करने हैं, वो मैंने पहले ही इस तरह से डिसाइड किया है कि आपके मेन चैप्टर्स सही टाइम पर कवर हों, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट बन सके उन पर। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग किसी चैप्टर को छोड़ने और किसी चैप्टर पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश मत कीजिएगा। 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, हम पूरे 100 मार्क्स की तैयारी करके जाएंगे। क्यों हम कुछ छोड़ के जाएं? क्यों हम इंस्टीट्यूट को ये मौका दें ये कहने का कि हाँ, जो चैप्टर हमें आता था वो इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं, और जो चैप्टर इंस्टीट्यूट ने पूछा वो हमें आता नहीं। हम ऐसा मौका क्यों देना चाहते हैं खुद को? इस चीज का ध्यान रखना। 100 मार्क्स का सिलेबस है, पूरा 100 मार्क्स का करके चलेंगे, और जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है वो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। ये बात ध्यान रहेगी। तो चलिए, आज की क्लास में मुझे सिर्फ अपने सिलेबस का ओवरव्यू देना था, जो कि मैंने आपको दे दिया है। वेटेज आपको बता दी है, सीक्वेंस आपको बता दिया है। उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।